नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा और सिनेमा अड्डा में आप सबका स्वागत है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ ना, मेरे साथ आज अभिषेक बैंसला बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को शायद अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है MC स्क्वायर, तो ना सिर्फ आपके दिमाग में उनकी तस्वीर आ जाएगी बल्कि उनके गाने भी आपके दिमाग में बजने लगेंगे और हो सकता है कि आपकी बॉडी ग्रूव भी करने लगी। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में MC स्क्वायर का। वेलकम टू लल्लन टॉप। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली मैम, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे, मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं लल्लन टॉप बहुत देखता हूँ। अरे थैंक्स। सो मैं द्विवेदी जी का शो बहुत देखता हूँ और अच्छा लगता है। मतलब मैं थोड़ा आसपास की मेरी जो दीन दुनिया में जो चल रहा है उसकी खबर रहती है मतलब मेरे को, तो इसलिए देख लेता हूँ तो अच्छा लगता है। और आज देख रहा हूँ मैं, हाँ, लल्लन टॉप के ऑफिस में बैठा हूँ या स्टूडियो में बैठा हूँ, मज़ा आ रहा है मतलब। हमारी कोशिश, जैसे आपकी कोशिश रहती है कि आपके गानों से लोग रिलेट कर पाएं, वैसे ही हमारी भी कोशिश रहती है कि हमारे कंटेंट से लोग रिलेट कर पाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के समझ के कि लोग उससे जुड़ते भी हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैं आपको क्या बुलाऊं? अभिषेक बुलाऊं, MC स्क्वायर बुलाऊं, क्या बुलाऊं? मैं इसका एक सीधा रिप्लाई देता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि अभिषेक बुलाओ तो अच्छा लगेगा, बट अब मैंने सोचा कि मैं इस जवाब को मॉडिफाई करता हूँ। मैं इस तरीके से बोलता हूँ, अगर आपको मेरे गाने सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप मुझे MC स्क्वायर लंबड़दार बुला सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करने में मज़ा आता है तो मुझे अभिषेक बुला सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुझे पता है बहुत दिलचस्प कहानी है आपके नाम की, आपको विज्ञान पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नाम MC स्क्वायर क्यों रखा आपने? ऐसा था कि मैं साइंस में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट रखता था एंड आइंस्टाइन की एक इक्वेशन मैंने पढ़ी थी, E=mc²। बहुत पहले से पता था, सबसे फेमस इक्वेशन आई थिंक ये दुनिया की, एनर्जी मास इक्विवेलेंस करके जो है, एनर्जी इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, जो ये इक्वेशन है, तो ये सबसे फेमस है। प्लस MC रैप में होता है माइक कंट्रोलर या फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी, हिप हॉप में बेसिकली होता है। तो MC स्क्वायर सेंस बना रहा था मेरे लिए, एनर्जी इक्वल्स MC²। सो मैं भी अपने आप को इस तरीके से मानता हूँ कि मैं एक एनर्जी हूँ, मेरा जो पर्सोना है वो एनर्जी है, कुछ ना कुछ वो एनर्जी कन्वे करता है, तो इसलिए मैंने रख लिया जैसे एनर्जी इक्वल्स MC², एनर्जी इक्वल्स मी। मतलब साइंस, एकदम साइंटिफिक नाम इन्होंने रखा है कि वो नाम के साथ एनर्जी बनी रहे। कहते हैं ना कि आप अपने नाम के साथ अपने आसपास जैसी चीज़ें रखते हैं वैसी आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। अच्छा, मैं जब आपके गानों से इंट्रोड्यूस हुई ना, सबसे पहले रील पे और ऐसे सोशल मीडिया पे देख के तब मैं आपके गानों तक पहुंची और तब मैंने आपके पूरे गाने वो सुने। और वो गाने ना सच में आपको हुक करके रखते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हो, आपकी बॉडी ग्रूव, आप खुद ही ग्रूव करने लगते हो उन गानों पे, आपके पैर थिरकने लगते हैं। एक सिविल इंजीनियर, एक हिप हॉप सिंगर बन जाते हैं, वो भी इतने पॉपुलर कि लोग हरियाणवी में आज उनके गाने सुन रहे हैं। क्या है वो सफ़र, प्लीज़ हमारे दर्शक। ऐसा था कि मेरे को शायरी वगैरह में बहुत पहले से इंटरेस्ट था ही, मैं लिख लेता था थोड़ा बहुत, एंड हिप हॉप में बहुत सुनता था पहले से ही। मैं हिप हॉप बहुत सुनता था माफिया मुंडीर के टाइम से। फिर उसके बाद मैं बाहर के हिप हॉप से लाइक इंट्रोड्यूस हुआ, देन मैं बाहर का हिप हॉप भी सुनता था बहुत ज़्यादा। तो बस मेरे को मज़ा आता था हिप हॉप, और मैं डांस करता था, तो हिप हॉप सॉन्ग्स पे डांस करते थे। तो वो एक ना पहले से ही मतलब हमेशा से मेरे को एक वाइब देते थे। एक तो वो वाली वाइब देते थे कि हाँ एवरीथिंग इज़ कूल, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो वाली वाइब देते थे मेरे को, पॉजिटिविटी मतलब बहुत देते थे। तो मैंने सोचा कि मैं लिख भी लेता हूँ तो क्यों ना मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं भी कन्वे कर देता हूँ। तो मैंने पहले कन्वे किया, हिंदी में करता था मैं पहले रैप। अच्छा। सो लाइक मैंने हिंदी में कन्वे किया, बट हिंदी में आई थिंक मैं उतना नहीं कर पा रहा था बेस्ट, क्योंकि हिंदी में बहुत है जो मेरे से अच्छा कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब आप खुद लिख रहे थे और उसके बाद उसको म्यूजिक भी खुद दे रहे थे? नहीं, म्यूजिक मैं खुद नहीं दे रहा था एक्चुअली। यूट्यूब पे पहले बीट्स मिलती थी, यूट्यूब फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स हुआ करती थी। वो स्पॉटिफाई पे नहीं डाल सकते थे तुम उन्हें, स्पॉटिफाई पे डालोगे तो तुम रेंट पे ले सकते हो उन बीट्स को। सो ऐसा था, बहुत बीट्स मिल जाती है यूट्यूब पे फ्री फॉर प्रॉफिट्स करके। तो मैं वहाँ से कर रहा था और म्यूजिक रिकॉर्ड करके जैसे भी कर रहा था। बट मैं देख रहा था कि हिंदी में और भी धुरंधर बैठे हैं जो मेरे से भी अच्छा करते थे, हिंदी में अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अलग क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पहचान कैसे बना सकता हूँ, तो मैं क्या हूँ। तो फिर उसी टाइम पे एक्चुअली सिद्धू पाजी के गाने बहुत सुनता था मैं। तो सिद्धू पाजी के गाने जब मैंने सुने तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ इस चीज़ को लेके कि यार ये ना अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लाइक ये अपना फोक जो है वो मिक्स कर रहे हैं हिप हॉप में और बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि मैं अपना हरियाणवी फोक जो है उसको लेके चलता हूँ इसके साथ, हिप हॉप के साथ। तो मैंने वहाँ से ब्लेंड किया और मेरी एक अलग ही आइडेंटिटी बन के निकल आ गई। तो पहला गाना कब लिखा आपने?
सो लाइक पहला गाना लिखा मैंने 2018 में। 18 में? हाँ जी। और उस समय आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे या कर चुके कर थे? रहा था मैं सिविल इंजीनियरिंग, मेरा फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर था। तो जब एक मतलब आपके घर में जब आपने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं, अब मुझे संगीत में और इस वो भी हिप हॉप कल्चर में आपको आगे बढ़ाना है अपना करियर, तो कैसे, पहले तो आपने वो कैसे बताया घर पे, उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो खुश हुए या उन्हें लगा अरे अच्छा खासा इंजीनियर बनने की कगार पे था, अभी कहाँ तुम्हें म्यूजिक में लग गए? मैंने कभी बताया नहीं था, मतलब उन्हें स्टार्टिंग में कभी बताया नहीं था कि मैं रैप करना चाहता हूँ। बस मैं कर रहा था पीछे से छुप के, चोरी छुप के कर रहा था। मतलब ऐसा था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद घर वाले ने मेरे को एसएससी की कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर भी भेजा था। दिल्ली? तो हाँ, दिल्ली। तो मैं मुखर्जी नगर जाता था, बट स्टार्टिंग में तो मैं गया ठीक ठाक, मतलब कोचिंग गया, स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था। मेरे पढ़ाई में भी ऐसा था, मैं ठीक था, पढ़ाई भी कर लेता था, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इन सब की नॉलेज मतलब रखता हूँ मैं, साथ में साइड बाय साइड की होनी चाहिए। तो मैं ठीक था पढ़ाई में भी, मैं जा रहा था बढ़िया। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट होते थे वहाँ पे हमारे, तो मेरे बढ़िया नंबर आ रहे थे। अच्छा। और मैंने कहा मैं तो कर ही लूँगा, मैं फिर जाना छोड़ दिया। फिर मैं गया फिर मैंने साइफर्स में जाना शुरू कर दिया। जाता तो घर से ये कह के था कि मुखर्जी नगर जा रहा हूँ पढ़ाई करने, पर मैं जाता था साइफर्स में इधर उधर, या किसी दोस्त के स्टूडियो चला गया, इस तरीके से मतलब मैं कर रहा था जो भी कर रहा था। सो घर वालों को कुछ पता नहीं था ऐसा सच, बट धीरे धीरे उन्हें भनक लग रही थी ये कुछ तो कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, इधर उधर जाके कुछ तो कर रहा है, कोचिंग तो नहीं जा रहा है। क्योंकि फिर वो पूछते थे ना, इस संडे का टेस्ट हुआ होगा, मॉक टेस्ट कहाँ है, नंबर्स बताओ। हाँ, तो ऐसा था। तो उन्हें क्या बताऊं, ऐसे कुछ ही बोल देता था पहले तो झूठ मूठ। फिर वो उन्हें पता लगने लगा कि नहीं, टेस्ट दिया ही नहीं है इसने, ये गया ही नहीं है, तो ऐसा था। बट ऐसे ही मतलब शुरू हुई थी, मैंने घर वालों को बताया नहीं था। फिर धीरे धीरे जब उन्हें पता चला तो ऑब्वियसली मतलब उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा है, कहाँ घुस रहा है। इवन रैप तो मतलब बहुत दूर की बात है, हिप हॉप तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी करता, लाइक कुछ भी इन द सेंस, चाहे अब मैं किताब लिखने वाला राइटर ही क्यों ना बनता, तो भी उन्हें पसंद नहीं आता है सच। क्योंकि वो उन्हें नहीं पता है कि इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, करियर है कि नहीं है। उन्हें तो ये लगता है कि यहाँ सेटल हो जाए बढ़िया। तो ये कंसर्न था उनका, तो बोलते थे, मना करते थे। बट वही है, मैं रुका नहीं, जबरदस्ती करके लगा रहा और बस हो गया। वैसे ही जैसे आप बचपन में घर वालों से छुप के रागिनी देखने जाते थे, हाँ जी हाँ, वैसे ही आप बड़े होके छुप के रैप लिख रहे थे। क्या है वो किस्सा, सुनाइए ना, कैसे बचपन में आप रागिनियां देखने जाया करते थे? सो बचपन में ये बात घर पे किसी को पता नहीं है वैसे, बट अब पता चली जाएगी इंटरव्यू से। तो अभी भी नहीं पता एक्चुअली ये बात किसी को, मतलब घर पे। तो ऐसा था कि मैं बचपन में रागनी होती थी ना कहीं आसपास, कहीं किसी गांव में हो रही है, मेरे गांव में भी हो रही है, या फिर तो मैं, कोई दोस्त होता था जैसे कोई भी उस टाइम पे मेरे साथ, तो मैं उसके साथ चुपचाप रागनी देखने चला जाता था। क्योंकि रागनी मेरे को मजा आता था, रागनी को शौक था मेरे को इस चीज का, जो वो मतलब बेसिकली इंस्ट्रूमेंट बजाते थे ना, हारमोनियम वगैरह, ढोल की, या फिर मटका हो गया, ये चीजें बजाते थे, मेरे को मजा आता था। तो मेरे को ऐसे था कि यार देखना है इनको। और हमारे लिए वो सुपरस्टार थे एक्चुअली। मतलब मैं गांव में रहता था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड स्टार्स थे, बट बॉलीवुड स्टार्स बहुत ही रीच से बाहर थे। उनके बारे में तो सोचना भी मतलब हमारे लिए क्या ही सोच ले, तो ऐसा था। बट जहाँ सोच सकते थे हम, यहाँ सोच सकते थे कि वो रागनी के जो कलाकार है ना, वो तो आते ही रहते कहीं ना कहीं। तो हमारे लिए वो सुपरस्टार थे, लेकिन उनसे मिलना, उनको सामने से देखना भी बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। तो ऐसा कोई भी रागनी कंपटीशन होता था, कोई भी होता था, जहाँ भी कोई कलाकार आता था, हम उसे देखने चले जाते थे चोरी छुप के, घर पे बिना बताए। क्योंकि एक तो ऐसा भी था कि ये सांग करना या रागनी करना, या ये ना थोड़ा नेगेटिव ही मानते हैं, मतलब इसको पहले बच्चों को मतलब परिवार वाले नहीं जाने देते एक्चुअली। इसको थोड़ा नेगेटिव भी, अब तो बहुत खुला हो गया, बट बहुत नेगेटिव मानते थे पहले। जो मतलब उनको बोलते थे कि जो नाच गाना करता है बेसिकली उसको भांड बोलते थे, कि भांड, कि क्या भांड पने में लगा हुआ है, क्या कर रहा। तो ऐसा था, तो इसको अच्छा नहीं मानते थे, बट इसलिए इसी वजह से जाने नहीं देते थे। बट हम चोरी छुपे चले जाते थे और रागनी वागनी सुन के फिर आ रहे हैं अपना। आपके नाना जी भी सांग? हाँ, एक्चुअली मेरे नाना जो है सांगी थे बहुत पहले से ही, और उनकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस भी थी कई, वो गाते रहे थे, और 2-3 गाँव तक सुनाई देती थी, मतलब जब वो गाते थे। तो एक अच्छा, आवाज में इतनी बुलंदी, उनकी आवाज में इतना दम था कि 2-3 गाँव तक सुना। एक्चुअली उनका एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, जो मुझे बताते थे बहुत पहले, उनके जो आसपास के रिश्तेदार बताते थे मुझे, कि ऐसा था कि एक जगह ना एक जगह चौपाई हो रही थी होली के टाइम पे। और ऐसा होता था कि कलाकारों का ना टाइम निश्चित होता है, जैसे स्लॉट होता है ना, वैसे ही होता था उस टाइम पे भी। स्लॉट होता था कि इतने से इतने बजे तक ये कलाकार करेगा, इतने से इतने बजे तक ये कलाकार करेगा। तो ऐसा था कि गांव में क्या होता है, दोपहर जो होती है, दोपहर का टाइम फ्री होता है।
शाम के 3-4 बजे से काम शुरू हो जाता गांव में। तो ऐसा था कि मेरे नाना का टाइम आ रहा था 4 बजे के आसपास स्लॉट, लेकिन गांव वालों को जाना था काम करने। तो ऐसा था कि मेरे नाना को बाई चांस उन्होंने थोड़ा सा पहले टाइम दे दिया 3 बजे। अच्छा। और वो जब उन्होंने शुरू करा कोई भी उठ के नहीं गया अपना काम करने, सुनते रहे वहीं बैठ के। एक ऐसा था कि अपना काम भूल गए लोग। हाँ। उनको वहां बैठ के सुनते रहे कि वो कर क्या रहे हैं, क्या गा रहे। तो ये किस्सा था, किसी ने बताया था। वैसे संगीत की कोई भी फॉर्म हो वो उसमें इतनी ताकत तो होती है कि अगर आप संगीत प्रेमी है या कला प्रेमी है तो आप एकदम कहते हैं ना मेस्मराइज होके बस वो सुनते ही रह जाते हैं। फिर क्या समय हुआ है, कितने बज रहे हैं, कौन सा काम है, वो सब याद नहीं रहता है। अच्छा, ये तो था वो सफ़र जो जब आप लिख रहे थे और YouTube से निकाल के ऑडियोज ऐसे हिप हॉप कर रहे थे, रैप गा रहे थे। फिर हसल 2.0 आया आपकी लाइफ में। कैसे आपने उसका ऑडिशन दिया? पहली बात तो कैसे आपको उसके बारे में पता चला, कैसे आपने ऑडिशन दिया, फिर वो जर्नी कैसी रही? तो ऐसा था, मैंने पिछले हसल का भी ऑडिशन दिया था, जो सबसे पहला सीजन था, मैंने उसका ऑडिशन भी दिया था 2019 में। बट ऑडिशन में ना ऐसा था कि लेवल्स होते थे। मेरा एक तो मेरे को ऐसे भी लग रहा था कि सिलेक्शन होएगा या नहीं होएगा, ऐसे था। बट मैं गया था ऑडिशन देने, और ऑडिशन देने में गया, मेरा एक लेवल उन्होंने ऑडिशन लिया बट अभी बताया नहीं था कि हुआ है या नहीं हुआ। बट मेरे को जाना था घर, दिल्ली दिया था मैंने ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन। तो मेरे को लेकिन घर जाना था, मैं हो रहा था लेट। तो पता नहीं मेरे को ऐसा अनुभव आ रहा था कि यार मेरा शायद सिलेक्शन नहीं होएगा, तो मैं वेट क्यों करूँ यहाँ पे, मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ। घर वाले मतलब फ़ोन पे गाली सुना रहे थे मेरे को कि आ जाओ। तो घर वालों को पता था? घर वालों को पता था कि कहीं तो ये बाहर घूम रहा है। हाँ, उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था ऑडिशन देने गया हूँ मैं। तो अब मैंने कहा चलता हूँ, वैसे भी नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन। तो मैं वहाँ से निकल के घर चला गया था। मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बट अच्छा है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। फिर मैंने जब दूसरा सीजन आया तो उसके ऑडिशंस के लिए जब हम आगे, पहले तो ऑनलाइन ऑडिशंस दिए थे कुछ, उनमें सेलेक्ट हो गए। फिर हम ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली में जब हुए तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख गया था 16 लाइन्स। मेरे पास 16 लाइन्स थी जो मैं लेके गया था, लेके गए एक्चुअली। हाँ, सो मैं 16 लाइन्स लिख गया था कि बस यही है, ये सुना दूंगा, अगर मैंने इम्प्रेस कर दिया तो इनमें ही हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा कोई भी। सुना सकते हैं उसकी 2 लाइनें याद वही थी जो बदमाश छोरा मैंने गाया था ना, तो उसकी 16 लाइन्स मैं लिख गया था ऑडिशन पे, तो उसके वर्स की। तो जब मैंने वो करा तो उन्हें काफी पसंद आया और मेरे को फिर मुंबई वाले ऑडिशन में बुला लिया। देन वहां से हो गया सिलेक्शन, फिर हो गया। फिर अब सबको बताइए फिर उसके बाद। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, आपके इंटरव्यूज जब मैं देख रही थी, तो जैसे हम कोई खिताब जीतते हैं ना, हम कोई भी कलाकार या कोई भी व्यक्ति उसको भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने हसल के बाद ब्रेक ले लिया। क्यों ऐसा? क्यों आपको नहीं लगा कि आपको भी लोग जाने, हसल 2.0 का विनर है? बिल्कुल लगा, मतलब जाने लोग जाने, और भगवान की दुआ से मतलब काफी। फिर आपने बहुत टाइम बाद गाना रिलीज किया। एक्चुअली मतलब मैं ब्रेक लेना चाहता था जानबूझ के। मैंने बताया था, एफेक्ट भाई के साथ बताया था मैंने, एक्चुअली उनका एक पॉडकास्ट था, वहाँ पे बताया था मैंने कि मैं चाहता था कि लोग ये भूल जाए कि ये हसल 2.0 का विनर है। एक एज एन आर्टिस्ट मेरे को याद रखे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, MC2, सिर्फ हसल 2.0 का विनर नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने ब्रेक लेना चाहा कि यार जितनी भी मेरे को ये हाइप मिली है, हाइप डेड हो जाए, ये हाइप खत्म हो जाए, और फिर दोबारा आऊँ मैं एकदम से कि ये हूँ मैं, ताकि लोग एक बार को भूल जाए कि हसल 2.0 गया, और तब एकदम से मैं वापस ब्रेक के बाद आऊँ तो लोग हाँ कि MC2 का नया गाना आया, तब ये नहीं बोलेंगे हसल 2.0 बहुत पुरानी बात होगी, क्योंकि हसल 3.0 आ जाएगा कुछ ही टाइम पे। तो वही है, तो यही चाहता था बस मैंने वो ब्रेक लिया। इनफ, आई थिंक वो इनफ ब्रेक हो गया। तो अब मैं गाने कंटिन्यूसली ड्रॉप करने वाला हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास मतलब मैंने बना के रख लिया बहुत सारे गाने बना के रख रखे। लाइक अभी आपका ये गाना है लाडो, मैंने वो देखा, वो सुनने में जितना अच्छा है ना, वो विजुअली उतना ही अच्छा है। Thank you. वो एक महिला है उसमें कथक भी कर रही हैं, हिप हॉप भी कर रही हैं, एकदम बहुत कमाल का गाना। क्या थॉट प्रोसेस था दिमाग में जब आप इस गाने को लिख रहे थे? क्या सोच के लिखा, और उसके बाद इसका विजुअलाइजेशन कैसे आपके दिमाग में? So like ऐसे था कि जब एट फर्स्ट लाइक मेरी थॉट प्रोसेस ही बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस ही सीधा ये है कि अपना कल्चर टू ग्लोब, अपना कल्चर टू ग्लोब। ये जो है बेसिकली मेरा एक लाइन है, जो मोटो है जो हमारा इन गानों के थ्रू, हरियाणा टू ग्लोब। अच्छा, ये भी हरियाणा टू ग्लोब। तो ये थॉट प्रोसेस था कि जो भी अपना कल्चर है उसको ग्लोबली दिखाना है। सो ग्लोबली किस तरीके से दिखा सकते हैं कि वीडियो का लेवल हो ग्लोब लेवल, बट उसमें चीजें जो दिखाई गई हो वो अपने रूट्स लेवल की दिखाई गई हो। तो यही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे कि जो भी दिखानी है अपने कल्चर की चीजें दिखानी है आराम से, बिल्कुल रूट लेवल की, और बट दिखानी इस तरीके से है कि वो वीडियो ऐसे लगे कि वाह
क्या वीडियो बनाई है, हिप हॉप टाइप एकदम हाँ, ग्लोबल वीडियो, बहुत कमाल बना है वो। तो ऐसे ही सोचा था, इसके पीछे थॉट प्रोसेस यही अच्छा, कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट का रिलेटेबल होना अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं, उस मिट्टी से, उस रॉनेस से बहुत रिलेट कर पाते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट। एक्चुअली पता है, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड जो भी चाहता है ना कि वो अपना नॉस्टैल्जिया में जीना चाहता है, ये कहीं ना कहीं ये डीप वो है, नॉस्टैल्जिया में जीने का सबका मन करता है। वो अलग बात है कि सब जी नहीं सकते, काम है, सबको इधर से उधर जाना पड़ता है, वो अलग बात है। सो उस चीज़ को ना मिस करते हैं, और जिस चीज़ को मिस करते हैं ना उससे लगाव होता है, जिस चीज़ को मिस करते हैं। लाइक हो सकता है मैं रिलेट कर रहा हूँ आज के किसी मैं बंदे से रिलेट कर रहा हूँ ना, जो आज वो जैसा है, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि शायद वो था वैसा। इस चीज़ में फ़र्क है। जैसे कि हो सकता है वो अपना गाँव छोड़ के आया हो काम के लिए, हाँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने गाँव में ही रहता हूँ, तो वो उस चीज़ को मिस कर रहा है। तो वो चीज़ जो मिस करता है ना, उससे प्यार होता है इंसान को, जिस चीज़ को वो मिस करता है। तो कहीं ना कहीं यही फैक्टर है कि मेरा ये रिलेटेबल फैक्टर है कि मैं जो उनके लिए नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, So ये मेरा फैक्टर है, आई थिंक रिलेटेबल फैक्टर। सो इस वजह से शायद मेरे को लोग पसंद करते हैं। तो बस मैं ये कहता हूँ यार, मेहनत करो, सब अपना रूट से जुड़े रहो, बातें करते रहो डेली अपने रूट्स के बारे में। आप रूट्स की बात कर रहे हैं, रागिनी से आपकी शुरुआत हुई, हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे लिए 2 लाइन रागिनी की अगर आपको याद हो किसी भी। एक मेरे नाना जी जो उनकी रागनी थी, सांग ही था बेसिकली ये। तो ये सांग किस्सा था वहाँ पे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस टाइम का किस्सा था। तो ऐसे था कि मत खेच रे चीर पकड़ के, क्या मिले यो गाड़ी करके, रे बात बिगड़ जाएगी, हो बात बिगड़ जाएगी दुशासन, ऐसे करके था मतलब। तो ये मेरे को इतना सा याद है, मेरे नाना करते थे उस टाइम पे। मैं थोड़ा बचपन में जो सुनता था तब से ही मेरे दिमाग में थोड़ी सी स्टक है ये चीज़। तो ऐसी काफ़ी है उनकी। लाइक अब तो थोड़ा सा मेरे नाना की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है थोड़ा सा, बाकी है उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। बट ऐसे हुआ था कि जो वो लिखते थे ना, एक बुक थी उनके पास, वो एक्चुअली उनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था, लिखने वाला कोई और था, वो बताते थे। तो जो लिखने वाला था वो उसने लिखी, और फिर जो लिखने वाला था ना, एक्चुअली जो उनके जो मेट्स थे बेसिकली, उनकी जब डेथ हो गई थी तो मेरे नाना जी ने उनकी चिता पे बेसिकली वो जला दी थी, बुक साथ में ही रख दी थी, जितना भी लिखा था। तो सिर्फ उनके दिमाग में है, जो उन्हें याद है ना, सिर्फ उनके दिमाग में है। वैसे कोई बुक नहीं है जहाँ से मैं उनसे पूछ सकूँ कि आप क्या लिख सकते हैं, ताकि मैं कल्चर को आगे शेयर कर सकूँ अगली जनरेशन। क्योंकि मेरा खूब मन करता है कि मैं आगे शेयर करूँ उस कल्चर को, जो उन्होंने लिखा था, जो भी था। बट अब जो भी है उनके दिमाग में है थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी कुछ तो वो भूल भी गए हैं, क्योंकि बहुत ऐसी उम्र पे आ चुके हैं ना वो, तो थोड़ा भूलने भी लगे, ये चीज़ें हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत याद है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि उनसे मैं बार बार जाऊँ और बातें करूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि मैं उसको आगे शेयर करूँ, आगे जो जनरेशन है वो याद रखे कल्चर को, इस वजह से। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, और जब आप हसल 2.0 में थे, क्योंकि आपने कहा है कि आप माफिया मुंडीर को बहुत सुनते थे और उससे ही वो रैप और हिप हॉप के कल्चर में आप घुसे हैं। जब आप 2.0 में थे तो बादशाह वहाँ पर जज थे। बिल्कुल। तो क्या वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था? कैसा लग रहा था उस व्यक्ति के सामने परफॉर्म करना, कि जिसको आप बचपन से एडमायर कर रहे थे, या जिनको देखकर आपने शुरुआत की? ऐसा था कि जब मेरे सामने बादशाह भैया थे, तो मेरे लिए बहुत ग्रैंड फीलिंग थी वो, कि यार माफिया मुंडीर में से एक बंदा मेरे सामने बैठा है, जिसको मैंने देखा है स्टार्टिंग से, जिसको मैंने सुना है, वो बंदा मेरे सामने बैठा है। तो वो मोमेंट था मेरे लिए कि यार अब जो है ना, ये मेरे पास है, ये जो जगह है ना, ये मेरे पास है, इसको अपनी बना ले, बस सब हो जाएगा। कि ये जगह को अपनी बना ले, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कर सकता है ना अगर। क्योंकि मेरा ये था कि यार वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला सीन था। तो मैं गया था कि अगर मैंने आज कुछ कर दिया, ऑडिशन वाले दिन जब टीवी ऑडिशन था पहला राउंड, कि मैंने अगर आज कुछ कर दिया तो बस फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं हो जाऊँगा जो भी कुछ है। तो बस फिर मैंने वहाँ पे अपना मतलब पूरा 100%, लाइक मैं नर्वस था, बहुत नर्वस था मैं, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब नर्वसनेस को फेंकता हूँ बाहर और अब कुछ कर देता हूँ। तो बस मैं उस सोच के साथ गया और पूरा खुल के गया मैं सामने। मतलब ऑनेस्टली लाइक मैं भूल गया था एक सेकंड के लिए, मैं लाइट्स को देख रहा था, मैं लोगों को नहीं देख रहा था। मैं भूल गया था कि मेरे सामने कोई है। और वो फीलिंग कैसी थी जब आप बदमाश मुंडा गा रहे थे और सामने से बादशाह आपके साथ ताल पे ताल मिला रहे थे, ग्रूव कर रहे थे, उनको मजा आ रहा था? तो कैसा लग रहा था कि कर लिया, जो करने आया था, जो सोच के आया था, वो कर लिया? सो ऐसा था कि यार जब मैंने बदमाशुरा करा तो मेरा ये था, मैंने ना ये सुनी थी कि यार ऐसा करो, कुछ भी करो कि उठा दो उनको। तो मेरा यही मन में था कि उठाना है उनको, सामने से ना उनको उठाना है, उनकी सीट से इम्प्रेस करके सीट से उठाना है उन्हें।
नो डिसरिस्पेक्ट बट मतलब एक उसके लिए हाँ, कि मैं ऐसा कर दूं कुछ कि मैं उन्हें उठा दूं। तो मैंने वो परफॉर्म करा और फिर एंड में जब मैंने वो स्टेप करा डांस का, बेसिकली मैंने जब मूव करा तो वो वहाँ से फिर अपनी सीट से उठ के आ गए और ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो बस ये हो गया, ये तो चाहता था मैं कि उठा दूं उनको सीट से और वो मैंने कर दिया। हाँ। अच्छा, आपका अपना खुद का गाना फेवरेट कौन सा है जितने भी गाने आपने लिखे? लाइक लिखने के पर्सपेक्टिव से देखे अगर मेरा फेवरेट गाना मेरा चेहरे, चेहरे करके मैंने एक गाना लिखा था। सो वो डिफरेंट फेसेस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन वुमेन, कुछ भी जो हमें आसपास दिख रहा है, डिफरेंट फेसेस जो भी है, हर चीज़ कहना क्या चाहती है वो। सो उसके ऊपर था वो गाना चेहरे। थोड़ी मेरी खुद की समझ थी उन चीज़ों को लेके, वो उसमें मैंने लिखी थी चेहरे में। सो लाइक मेरी वो वन ऑफ द फेवरेट लिखाई जो मैं मानता हूँ चेहरे खुद की। और वैसे म्यूजिक वाइज? सर म्यूजिक वाइज म्यूजिकली मेरा नैना की तलवार मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मतलब जो 2 गाने इनके मैंने सबसे ज़्यादा वायरल देखे हैं वो दोनों गाने आपके अपनी फेवरेट लिस्ट में ही नहीं है। खैर आप सुनिएगा नैना की तलवार जाकर के कैसा है गाना, और दूसरा चेहरे भी मैं अब ज़रूर सुनने वाली हूँ। प्लीज सुनना। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप लोगों को मुझे एज अ राइटर जानना है तो प्लीज़ चेहरे सुनना। क्या पता आपको अच्छा लगे, रिलेटेबल लगे कि उसमें जो बातें करी है मैंने सच करी है या फिर ऐसे ही लिख दी है। अच्छा, जब आप हसल कर रहे थे तो आपके फैमिली का फिर रिएक्शन कैसा था? जब आप जीत गए तो क्या महसूस कर रहे थे वो लोग? सो लाइक जब मैं हसल पे सेलेक्ट हुआ, मेरे पास टिकट आया, ट्रेन का टिकट आया मेरे पास, और घर वाले कह रहे थे अच्छा सही में हो गया क्या? मैंने कहा हाँ हो गया, मुंबई बुलाया उन्होंने। सो मैं मुंबई गया और मुंबई पहुंच गया। फिर वहाँ पे एक ग्राउंड ऑडिशन और हुआ था, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। फिर टीवी राउंड पे जब उन्होंने देख लिया तो वो कह रहे ठीक है यार बढ़िया। और एक्चुअली मेरे वहाँ के लोग तो कई बोलते कि हमने तो पहले दिन बोल दिया था तू ही जीतेगा। हाँ। वो मुझे नहीं पता मतलब वो किस बेसिस पे बोला। हाँ। पर शायद पता नहीं कुछ पता चल जाता होगा। उन्होंने देखा और उन्होंने बोल दिया कि तू ही जीतेगा। मेरे को कॉल करके बोल रहे थे पहले एपिसोड से। ऑनेस्टली मुझे भरोसा नहीं था कि मैं जीतूंगा, बस सब लोग बोल रहे थे मेरे को कॉल करके तू ही जीतेगा। लाइक मेरे अपने नहीं, मेरे जो है अलग भी, वो भी मेरे को मैसेजेस करके बोल रहे थे कि भाई आप ही जीतोगे। वही बाकी शायद होता होगा, मुझे तो दिख जाता होगा। वो है कि आपकी कला देखकर उनको आप में कॉन्फिडेंस रहा होगा। हर दिन जैसे पास होता जाता है ना रियलिटी शो में, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ भी गेस्ट आए, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि रियलिटी शो एकदम 100% रियल तो नहीं होता है, कुछ स्क्रिप्टिंग, वो कुछ मसाला तो ऐड किया ही जाता है। आपका क्या कहना है कि क्या वाकई रियलिटी शो 100% रियल होते हैं? सो लाइक और शोज का मुझे पता नहीं, ऑनेस्टली बताऊं मैं और शोज पर गया नहीं हूँ ऐसा, बट हसल 2.0 रियल है। रियल इन द सेंस वहाँ जो परफॉर्म हो रहा है वो रियल है, वहाँ जो स्टोरी बताई जा रही है लोगों की वो रियल है, वहाँ जो कमेंट्स दे रहे हैं जजेस वो रियल है। बस वहाँ पे जो थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कोई ऐसा मोमेंट बनाना कि हंसाना किसी को, हाँ, या किसी को रुलाना, या नहीं रुलाना भी रियल है एक्चुअली। अच्छा, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, लाइक वहाँ पे किसी और रेगुलर शो की तरह, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी शो, बट मैं गया नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं पता। जो मैंने देखा है वहाँ पे किसी रेगुलर शो की तरह किसी को बुलाते नहीं है और इतना बैकग्राउंड स्टोरी भी नहीं बताया किसी का। आपने देखा होगा हसल 2.0 किसी का बैकग्राउंड स्टोरी इतना नहीं बताया था किसी का कि ये बैकग्राउंड में क्या करता क्या नहीं करता, क्या है इसकी फैमिली, कुछ नहीं बताया था ऐसा। बस उसमें जो था क्या था कि रैप करते हो रैप करो, बस ये था उसमें। तो आप वहाँ से देख सकते हो, उसमें किसी को रुलाने की कोशिश नहीं करी गई थी, कुछ नहीं, बट रोना ना खुद ही आ रहा था लोगों को वहाँ पे, क्योंकि एक फैमिली बन चुकी थी। और हिप हॉप हमारा ना एक खुद ही एक फैमिली है। सो वहाँ पे एक ऐसी फैमिली बन चुकी थी कि यार हमें डर लगता था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कि अगर कोई भी निकल रहा तो मेरे को डर लगता था कि यार ये ना निकले, दोस्त है। क्योंकि हम उससे पहले हम 1 महीने साथ में रहे थे, उसके बाद शो की शूट स्टार्ट हुआ था। 1 महीने हम साथ में रह रहे थे होटल में, तो हमारी एक फैमिली बन चुकी थी वहाँ। डेली हम सुबह साथ में उठ रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, साथ में कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो एक फैमिली बन चुकी थी। और फैमिली में मतलब अगर कोई भी जैसे एलिमिनेट हो रहा तो उसका डर रहता था और दुख रहता था, कभी खुशी नहीं होती थी कि मैं बच गया इस चीज़ की। बस ये था कि हाँ दुख रहता था हमेशा, कोई भी निकले, अपना जो दोस्त यार अपना भाई है वो निकल रहा है, तो ऐसा रहता था। तो बहुत अच्छी फैमिली बन गई थी। तो अपने आप ही कोई कुछ ऐसी बात कर देता था ना कि यार ये है, तो अपने आप ही रोना आ जाता था। उसमें कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक हसल के मेकर्स को भी ये बहुत इजी रहा होगा शो। हाँ, अच्छा, जब आप लिख नहीं रहे होते हैं, गा नहीं रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? घर वालों के साथ टाइम बिताते हैं? मैं बहुत टाइम बिताता हूँ घर वालों के साथ। तो हाँ, मैं घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर। तो अच्छा, ज़्यादातर मैं घर पे ही रहता हूँ, कुछ भी घर वर का काम भी करता रहता हूँ, इधर उधर जो भी है। बाकी जब मैं लिख नहीं रहा होता या गा नहीं रहा होता, तब मैं
सुन रहा होता हूँ। हाँ, किसको सुन रहे हैं आजकल? कुछ भी सुनता हूँ, मतलब मैं जैसे मैं बहुत सारे जॉनरा सुनता हूँ बेसिकली। लाइक मैं 70-80s के भी गाने सुनता हूँ मैं, लाइक और मैं मॉडर्न से मॉडर्न गाना भी सुनता हूँ मैं, बाहर का वेस्टर्न गाने भी सुनता हूँ मैं हर जगह के कल्चर के गाने सुनने पसंद करता हूँ। लाइक मैं नॉर्थ ईस्टर्न सॉन्ग्स भी सुनता हूँ काफ़ी, मेरे को अच्छा लगता है कल्चर में झांकना इधर उधर के कि क्या है क्या नहीं चल रहा, तो मेरे को अच्छा लगता है। और मैं वैसे शायरी बहुत पढ़ता हूँ, तो लाइक मैं जॉन एलिया साहब बहुत पढ़ता हूँ, राहत इंदौरी साहब बहुत पढ़ता हूँ मैं, बाकी बशीर बद्र साहब है, इन सबको मैं सबको पढ़ता हूँ, और मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ता हूँ मैं काफ़ी। तो कहते हैं अच्छा लिखने और अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा पढ़ना, और पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब नहीं, पढ़ो कुछ भी पढ़ो, आपके सामने कुछ है उसे पढ़ लो, समझ रहे हो कहने का मतलब कि सामने कुछ है, ये सामने कैमरा, इस कैमरे को पढ़ लो, अक्षर जरूरी नहीं है उसके लिए, कुछ भी पढ़ लो तो आप लिख दोगे। करेक्ट। अच्छा, कोई शायरी अपनी लिखी हुई या कोई पढ़ी हुई याद है तो 2 लाइनें अगर आप। दोनों चीजें मिली हुई है, प्यार और पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं होते। अरे वाह। तो दोनों चीजें इसमें मिली हुई है थोड़ी सी, कि आशिकों की अदालत में एक फतवा जारी हुआ है, आशिकों की अदालत में एक फतवा जारी हुआ है, दिल नहीं आजकल फोन का वजन भारी हुआ है। वाह, वेरी। आजकल पेड़ों की हालत खस्ता है, बच्चे झूलते नहीं, आजकल पेड़ों की हालत खस्ता है, बच्चे झूलते नहीं, दिल भी बस्ती के आड़े आए उसी पेड़ की डारी हुआ है। कोई बयान फिर से उफनता हुआ निकालो, कोई बयान फिर से उफनता हुआ निकालो, अभी कहाँ बर्तन चटके है, कहाँ कुछ शर्मसारी हुआ है। सफ़ेद कुर्ता मैला नहीं करते भाई, सफ़ेद कुर्ता मैला नहीं करते, अभी माहौल कहाँ पहाड़ों की बर्फबारी हुआ है। वाह, बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर लिखते भी हैं, बहुत सुंदर गाते भी हैं। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं? सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मेरे टोटल एक्सपेरिमेंटल है, लाइक जो मैं हमेशा से करना चाहता था ना, मैं वो कर रहा हूँ। लाइक मैं अपने कल्चर के साथ फ्यूज़ कर रहा हूँ, इधर उधर के सारे जॉनरास जो भी है ना सब फ्यूज़ कर रहा हूँ। लाइक मैं हिप हॉप तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ फ्यूज़, साथ के साथ मैं इंडी में भी थोड़ा सा झाँक रहा हूँ, साथ के साथ मैं रेगे जो म्यूज़िक होता है उसमें भी झाँक रहा हूँ। हर तरह के म्यूज़िक में, क्लब जो होता है, हाउस होता है, हर तरह का म्यूज़िक मैं फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फोक के साथ। तो देखता हूँ क्या निकलता है, क्योंकि बना तो मैंने बहुत कुछ रखा है, बाकी मेरे से भी खुद वेट नहीं हो रहा है। आप भी मेरी तरह थोड़ा सा वेट कर लो। जल्दी आएंगे सारे, जल्द ही आएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। MC स्क्वायर, मैं आपको MC स्क्वायर ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे आपके गाने वाकई बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ललन टॉप फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे MC स्क्वायर को। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।